जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा पहला लेक्चर है कैफ 7 कंपनी लॉ का और ये ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। इसमें कुछ हम सब्जेक्ट को समझेंगे, कुछ प्लानिंग डिस्कस करेंगे। इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट तो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस नहीं होगा, लेकिन हमने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलना है, वो कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का पहले टीचर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं कुछ लगभग तकरीबन 16 इयर्स हो गए हैं टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हूँ। सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है वो हमारा कंपनी लॉ है। इससे पहले कंपनी लॉ से पहले भी लॉ का सब्जेक्ट गालबन आप पढ़ चुके होंगे, कैफ फॉर बिजनेस लॉ। ठीक है, इसकी नेचर लगभग वैसी ही है जैसा कि बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट की नेचर थी, लेकिन फ़र्क ये है कि ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो सब्जेक्ट हमारा नेचर क्या है इसकी? लीगल नेचर का मतलब ये है कि इसमें हम कुछ ना कुछ लॉ पढ़ रहे होंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो अब आपको तैयार किया जा रहा है हर तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद क्वालिफिकेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट सेटअप करें। कुछ होंगे ऐसे जो कुछ अपने बैचमेट्स वगैरह के साथ मिलके या दूसरे लोगों के साथ मिलके पार्टनरशिप स्टाइल में बिजनेस करें। कुछ हो सकता है ऐसे हों जो कि या तो खुद की कंपनी बनाएं या एग्जिस्टिंग किसी कंपनी को ज्वाइन करें। आप लोगों को जो दोनों लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 4 और कैफ 7, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, ये पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप जिस पोजीशन पे भी बैठ के बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है कि बिजनेस लीगल रिक्वायरमेंट्स हर तरह के बिजनेस पे अप्लाई होती हैं। इवन अगर आप देखें आपके घर के करीब जो बेकरी या स्टोर वाला है, छोटी छोटी दुकानें हैं, इवन जो रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, उसके ऊपर भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एग्जांपल रेट्स दिए होते हैं कि किस प्राइस पे आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चीज़ बेच सकते हैं। अगर वो उनकी डेविएशन करें तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती है। इसी तरह छोटी मोटी और भी बातें, तजावज़ात के बारे में आजकल आप सुनते होंगे, ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, छोटे से छोटा बिजनेस, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी, उस पर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग जिस स्टाइल में भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो कि नॉलेज हो आपके बिजनेस के ऊपर कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं, ताकि आप ऐसा ना हो अनजाने में किसी रिक्वायरमेंट की वायलेशन कर दें और आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, मकसद ये होता है। और फिर इसके अलावा एक और मकसद ये होता है कि आप बिजनेस में जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे दूसरे लोगों के साथ, आपको पता होना चाहिए कि उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर किसी हाई पोस्ट पे बैठ के काम कर रहे होंगे जैसे सीएफओ, सीईओ, तो उस पोस्ट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी बिजनेस के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या एप्लीकेबल होंगी, आपको वो आई कैप ये सिखाना चाह रहा है। ठीक है, इसमें जो तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस होता है, इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स कैफ और बिजनेस लॉ में आपको सिखाई गई थी। जो कंपनी स्टाइल बिजनेस होगा, इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आपको कैफ 7 कंपनी लॉ में सिखाई जाएंगी। ठीक है, बेसिकली कंपनी लॉ क्या बताएगा आपको कि किसी भी कंपनी के ऊपर रेगुलेटर्स की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स इंपोज की गई हैं, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स क्या इंपोज की गई हैं। कंपनीज का जो रेगुलेटर होता है वो है एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसने जो रेगुलेशन इंपोज की हैं उन रेगुलेशंस को हम कहते हैं कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2017, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं। बेसिकली आपका जो कैफ 7 का कोर्स है, ये कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके ऊपर बेस कर रहा है, जो आपको सिखानी है कि एक कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कैसे होगी, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या होगा, उसमें बड़ी बड़ी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स वो कौन सी होती हैं, आप कैसे बनाएंगे उनको, जो की पोजीशंस है कंपनी के अंदर, डायरेक्टर्स है, सीएफओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स कब कब होती हैं, उनमें क्या डिस्कस होता है, और कंपनी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने रेगुलेटर्स को फ़ाइल करनी होती हैं, कब कब फ़ाइल करनी है, और कंपनी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये सारी चीज़ें यानी स्टार्ट से लेके कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के एंड यानी वाइंडिंग अप तक, और दरमियान में कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं, उन पे क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, ये सारा चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। ठीक है जी। इसमें प्री रेक्विजिट नहीं है, यानी इसको पढ़ने के लिए आपको पहले से कोई और कोर्स कैप 4 पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस है ना, जैसे FR2 आप तभी दे सकते हैं जब आपने FR1 पास किया, इसी तरह MFA और कॉस्ट में रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे लेकिन इस कोर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं कैप 4 गालबन पढ़ चुके होंगे इक्का दुक्का के अलावा। ज़रा मुझे बताइए, ज़रा मुझे समझने में आसानी होगी क्लास को, कि हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैफ 4 पढ़ा हुआ है पहले। चलिए शाबाश। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैफ 4 नहीं पढ़ा, साथ साथ पढ़ेंगे। एक चलिए ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इस सब्जेक्ट का क्या है? ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस कम है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये टेक्निकल है। कैफ 4 में और कैफ 7 के पेपर में आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका लगभग वैसा ही है, पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम है। कैफ 4 की लगभग 40% के करीब होती है, इसकी कोई 35-34% के करीब रहती है। थोड़ा सा पासिंग परसेंटेज कैफ 7 में कम है क्योंकि ये मुश्किल है कुछ। पेपर स्ट्रक्चर इसका वही 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, लगभग 40% के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और 45% के केस स्टडीज़ होंगी। वैसे जो रिसेंट पैटर्न है इसके मुताबिक उसने अमूमी तौर पे केस स्टडी की वेटेज बढ़ा दिया है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है, जब वो पेपर को आसान रखना चाहता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इंक्रीज कर देता है, थोड़ा मुश्किल रखना चाहता है केस स्टडीज़ की तादाद को बढ़ा देता है। एक बहुत ही अहम चीज़ समझ लीजिए, डिफरेंस बिजनेस लॉ की केस स्टडीज़ में और कंपनी लॉ की केस स्टडी में। बिजनेस लॉ की केस स्टडी अमूमी तौर पे मिलती जुलती होती हैं, एक जैसी। जैसे उसमें बिजनेस लॉ में लगभग आपके कोई 8-9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता कि आप कोई भी केस स्टडी उठा के देख लीजिए, वो कुछ इस तरह की केस स्टडी बनाएगा कि दो पार्टीज हैं, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ड्यू डेट के ऊपर कोई एक पार्टी है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रही, नहीं करना चाहती, उसने कोई ब्रीच कर लिया है, तो बताइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब वो इसमें वेरिएशन क्या लेके आता है, कभी कॉन्सिक्वेंसेस पार्टी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, कभी कॉन्सिक्वेंसेस पार्टी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट की नेचर चेंज कर देता है। बहुत से टाइप से कॉन्ट्रैक्ट है ना, कभी एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की तरफ ले जाता है, कभी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच। लेकिन लगभग अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केस स्टडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हैं वो इसी तरीके से चलती हैं। पार्टनरशिप एक्ट में भी स्टाइल मिलता जुलता होता है, क्योंकि पार्टनरशिप होती है, उनका बाज़ औक़ात आपस में कोई इख्तलाफ हो जाता है और वो कहता है बताइए अब इस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, या सम टाइम कस्टमर के साथ कुछ लेना देना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपसे कहता है अब क्या होगा। यानी वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ में याद अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई एक केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा ना, तो आप उस तरीकाकार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बाकी भी केस स्टडी उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कैफ 7 में ये होता है कि हर चैप्टर की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। मतलब मेन थीम वही होगा, मेन थीम कि भाई कोई केस स्टडीज आपने अटेम्प्ट करनी है अमूमी तौर पे वही, जैसे वो लीगल प्रोविजन लिखनी है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, फिर उसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। वो जैसे डायरेक्टर की केस स्टडी होगी, उसको किसी और तरीके से हमने सॉल्व करना है, उसके ऊपर क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। चीफ एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट डायरेक्टर पे हो सकता है अप्लाई ना हो रहा हो, डायरेक्टर का कंसेप्ट चीफ एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई ना हो रहा हो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त कुछ और रूल है, कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त कुछ और रूल है। तो बहरहाल ये जहन में रखिएगा,
इसमें आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस के ऊपर खास तौर पे तवज्जो देनी होगी। कैफ और बिजनेस लॉ भी अहम था, उसमें भी केस स्टडी वाला पोर्शन अहम होता था, लेकिन कंपनी लॉ में खास तौर पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है। और इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज़ चेंज करके ना, सिर्फ एक लफ्ज़ रिक्वायरमेंट में चेंज करके वो केस स्टडी को चेंज कर देता है। उसमें ये भी ऑप्शन मौजूद है कैफ 4 में ऐसा नहीं होता था कि एक दो लफ्ज़ चेंज करके पूरी की पूरी केस स्टडी चेंज हो जाए, लेकिन कैफ 7 में ऐसा कुछ चैप्टर्स में, सारे चैप्टर्स में नहीं, कुछ चैप्टर्स में ऐसा होता है। यानी यूं कह लीजिए कि ये कैफ 4 से सिलेबस इसका कम है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लेक्चर लेंगे, होम असाइनमेंट्स खास तौर पे पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आसानी के साथ आप किसी भी केस स्टडी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताना मकसद है कि आप ये ना समझिएगा कि कैफ 4 हमने अटेम्प्ट कर लिया, समझ लिया, पास कर लिया, कैफ 7 भी उसी तरह का होगा। हम इसके साथ तो ऑलरेडी हमारी अच्छी ग्रिप है लॉ के ऊपर, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपके कैफ 4 में कंसेप्ट्स अच्छे थे, कंसेप्ट्स कैफ 7 में यूज़ नहीं होंगे, स्टाइल वो यूज़ होगा। पेपर भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगभग उसी स्टाइल का पेपर मिलेगा, यानी एमसीक्यूज़, पहले एमसीक्यूज़, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के हैं और कुछ केस स्टडी के हैं, लेकिन कंसेप्ट से डिफरेंट है और वैरायटी ऑफ कंसेप्ट कैफ 7 में ज़्यादा है। छोटे-छोटे कंसेप्ट्स हैं, बड़े-बड़े कंसेप्ट, छोटे-छोटे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन कंसेप्ट्स ज़्यादा है। बस इसका ध्यान रखना है। बाज़ औक़ात जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो ये होती है कि किसी एक केस स्टडी के ऊपर कंसेप्ट कोई और अप्लाई हो रहा होता है, वो निकल कर बच्चे किसी और कंसेप्ट की तरफ चले जाते हैं। बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ठीक है जी? चलिए, बहरहाल इस सारी डिस्कशन का मकसद क्या था भला, कि कैफ 7, कैफ 4 की निस्बत इसका सिलेबस निस्बतन कम है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी ज़्यादा है। उसके चैप्टर होते थे शायद 18, कैफ 4 के इसमें लगभग कोई 12 के करीब चैप्टर्स होंगे कैफ 7 में। आगे चलते हैं, कुछ अब मेजर रीज़न ऑफ फेलियर, क्या क्या रीज़न्स हैं, क्विकली आपको पता ही होगा, लेकिन क्विकली आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर, यानी जिस तरह बच्चे अकाउंटिंग के पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, आप लोग अकाउंटिंग का पेपर लॉ के पेपर से ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप चूंकि प्रैक्टिस कर करके उसके ऊपर कंफर्ट हासिल कर चुके होते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो यहाँ पे कोशिश करनी है आपने, डेली आपको होम असाइनमेंट दी जाएंगी, डेली होम असाइनमेंट्स होंगी, आपने उन होम असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है रिटन फॉर्म में। फिर नॉट प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक्स। अच्छा, लॉ में इस सब्जेक्ट में एक रिस्क थोड़ा सा ये होता है कि इसमें चेंजेस आती हैं। जैसे अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो है 1872 में है, उसमें इतनी कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रही, उसके बाद ना लॉ चेंज हुआ और ना उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो सिग्निफिकेंट चेंज हुई। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017, इसका मतलब है ये भी चंद साल पहले ही पूरे का पूरा रिवाइज हुआ है, और इसके बावजूद भी वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि कोई चेंज आ जाती है और बच्चे बाज़ औक़ात कुछ पुराना मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो चेंज को कवर नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इस अटेम्प्ट में सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अगर आगे चल के कोई चेंजेस आती हैं तो वो भी मेरी ज़िम्मेदारी आपके साथ शेयर करना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी चेंज आएगा वो आपने कहीं से ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, वो आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अमूमी तौर पे जो नया टॉपिक होता है ना, उसके ऊपर हमने ज़्यादा मेहनत करनी होता है। ये तो आपको असूल पता ही होगा, जो चीज़ रिवाइज होती है उसके एग्जामिन होने का चांस ज़्यादा होता है। फिर नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, ये मैंने आपको बताया, ये ख़ास तौर पे इसको फोकस कीजिए कि रिक्वायरमेंट्स में कुछ अल्फाज को चेंज कर देना, क्वेश्चन की नेचर चेंज हो जाती है। कैफ 7 में उसके पास ये एक ऑप्शन होती है या एक टूल है उसके पास, कैफ 4 में अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता था। तो हमने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। सिलेक्टिव स्टडी हरगिज़ नहीं करनी। ये तो ऐसी बात है जो आपके सीए के पहले पेपर से लेके पीआरसी से लेके एमएसए के लास्ट पेपर तक ये रूल चलता है। आईकैप सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है इंटेंशनली। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे जिसके पूछने का शायद कभी हमें गुमान भी ना हो।
तो सिलेक्टिव स्टडी हमने कभी नहीं करनी, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एब्सेंटीज़म कोशिश करनी है आपने गैर हाज़िरी ना हो। अगर कभी फ़र्ज़ कीजिए किसी वजह से छुट्टी करनी भी पड़ जाती है, तो आपने किसी न किसी बैच में से पूछ लीजिए कि सर ने आज क्या पढ़ाया था, खुद पढ़ के आने की कोशिश करें। और अगले दिन आपको पता है लैब में एक्सेस होती है, आईटी लैब में। अगर आपका कोई लेक्चर स्किप हो गया है, कोशिश करें जल्द से जल्द उसको कवर कर लें। मोबाइल क्लास के दौरान में इस्तेमाल नहीं करना, क्लास के दौरान में भी और स्टडीज़ करते हुए भी, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, आपको शायद ये फील हो रहा हो कि मोबाइल जो है वो बड़े काम की चीज़ है और स्टडीज़ के दौरान में आपने साथ में रखा हुआ है, साथ में छोड़ने को नहीं कह रहा, वो तो मुश्किल है ना, है सीए छोड़ देंगे, आप मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, ये पता है मुझे। लेकिन फिर भी पढ़ते हुए, क्योंकि ये आपका फोकस नहीं होने देगा, ये डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो घर के करीब से वो ढोल वाला, वो पतीसे वाला गुजरता है ना, उससे भी अटेंशन डाइवर्ट होती है, लेकिन उससे कम होती है, वो कम नुकसानदेह है। वो जो हमारे पास मोबाइल पड़ा है ना, ये उससे ज़्यादा अटेंशन आपकी डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपने जब कभी पढ़ना है, क्लास में भी और घर में भी, मोबाइल को साइलेंट करना है और फिर बैग में रख देना है जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, बैग में रख दीजिए। ये थोड़ी-थोड़ी देर एक होता है लर्निंग कर्व बनता है, पढ़ने पढ़ाने के असूल होते हैं कुछ। पढ़ने का असूल है, एक लर्निंग कर्व बनता है, शुरू में 5, 7, 8, 10 मिनट जो होते हैं ना, वो आपको सेटअप करने में गुज़र जाते हैं। तो जब आपका फोकस बनने लगता है, साथ ही या कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, या यूँ ही आपको लगेगा कि पता नहीं शायद कोई वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है, तो मैं अपडेट कर लूँ। तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना दिल करता है कि देख लूँ कुछ है तो नहीं। तो वो फोकस कुछ भी ना हो, आपने सिर्फ एक नज़र देखा और फिर रख दिया, आपका फोकस टूट जाता है। दोबारा फोकस बनने में फिर टाइम लगता है और फिर जब तक फोकस बनना है, फिर आपने कोई ना कोई मैसेज देख लेना या कोई। तो कोशिश करनी है पढ़ते हुए क्लास में भी और घर में भी मोबाइल को खुद से दूर रखें। और नेक्स्ट, नॉट लिसनिंग टू क्वेश्चंस ऑफ अदर। क्लास में जब कोई भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, याद रखें आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं फिल्टर करूंगा उसको। सम टाइम ऐसा होगा, मुझे लगेगा कि ये तो क्वेश्चन कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो मैं हो सकता है उसको जल्दी से आंसर कर दूं या उसको कह दूं कि अभी आप इस क्वेश्चन को ना पूछें, कुछ किसी ना किसी तरीके से मैं उसको हो सकता है ब्रीफली आंसर करके आगे जाऊँ। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, वो टीचर को अपने एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है या ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के जहन में अराइज होता है। मैं उस क्वेश्चन को ख़ास तौर पे दोबारा बोलूँगा कि इस बच्चे ने ये सवाल पूछा है और फिर उसका आंसर दूंगा। आपने उस क्वेश्चन को गौर से और आंसर को गौर से सुनना है, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन क्लास के लिए अहम होगा ना, मैं वही क्वेश्चन पूरी क्लास को सुनाऊंगा और उसका जवाब दूंगा, वरना हो सकता है मैं ब्रीफली आंसर दे दूं सिर्फ उसको। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि जी ये क्वेश्चन तो सिर्फ उस बच्चे का क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कर सोचना आपने। फिर इसके अलावा क्या रीज़न है, हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड, ये कुछ मेजर रीज़न थी। फिर मेरा ख्याल है सारी रीज़न्स जो हैं आपको पहले से पता ही थी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी बात है जो मैंने आपके लिए नहीं की है, ऐसा ही ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या ये एरर्स रिपीट करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, करते। तो आपने कोशिश करनी है कि ना करें, रिपीट ना करें इन एरर्स को। एफर्ट्स कितनी रिक्वायर्ड है इस सब्जेक्ट को पास होने के लिए? डेली 2 घंटे। एवरेज सीए का कोई भी पेपर हो, उसको याद रखें, डेली 2 घंटे सफिशिएंट है। हाँ, कुछ पेपर जिनका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, जैसे काउंटिंग है, कॉस्ट काउंटिंग है, एफर्ट वगैरह, मे बी उसको 2.5 घंटे रिक्वायर्ड हो। या बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको शायद 3 घंटे रिक्वायर्ड हो। लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट को मेरे अपने ज़ाती ख्याल में टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इसमें याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 2 घंटे चाहिए तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना के 2 7 14, वीकेंड पे आप कहें सर मैं हमने कंपनी लॉ 14 घंटे पढ़ लिया, हक अदा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? जो एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं, वो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है, वो कहते हैं 2 + 2 इज़ ग्रेटर देन 5। 2 + 2 इज़ ग्रेटर देन 5 का मतलब ये होता है इंटरवल्स में पढ़ना बेहतर है कंसेक्टिव पढ़ने से। ठीक है? इसके पीछे अलग साइंस है, मैं उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाना चाह रहा। यानी अगर आप कंसेक्टिव 4 घंटे पढ़ेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी आएगी आप में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 घंटे पढ़ें, ब्रेक दें, ताकि आपका माइंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसको मिली है, उसको प्रोसेस कर सके, उसको रिटेन कर सके। ठीक है? इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पढ़ने के बाद ना 2 ढाई 3 घंटे के पढ़ने के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सो लिया जाए ना,
तो वो रिटेंशन बड़ी अच्छी होती है। लेकिन बहरहाल वो सोना ज़रूरी नहीं है, ये ना हो उलट हो जाए 15 मिनट पढ़ा और 2 घंटे सो रहे हो, तो इसलिए सोने वाली बात को भूल जाएं, लेकिन इंटरवल्स में पढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा रोज के जो 2 घंटे पढ़ेंगे ना तो वो पास हो। अगर आखिरी महीने आप 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी। तो क्या करना है, हमने डेली क्लास भी अटेंड करनी है और डेली 2 घंटे पढ़ना भी है। रिटन असाइनमेंट तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। वीकली रिटन टेस्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्लान किए गए हैं लगभग हर वीक में टेस्ट। टोटल चैप्टर हैं आपके 12, चैप्टर के 12 चैप्टर्स हैं और हमारा जो स्टडी शेड्यूल है उसमें भी लगभग 12 हफ्ते हैं। इसका मतलब है हर हफ्ते में आपका एक चैप्टर का टेस्ट हुआ करेगा। इसको हरगिज स्किप नहीं करना। टीचिंग अगर इसको स्किप किया ना तो आपकी टीचिंग बन जाएगी 1D। एक है 1D, एक है 2D। टीचिंग 2D, 2 डायरेक्शन है। 2 डायरेक्शन का मतलब क्या है, टीचर टू स्टूडेंट कुछ इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, यह है 1D। और ये 2D क्या है कि स्टूडेंट से टीचर भी कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। जैसे मैंने तो आपको पढ़ा दिया, अब उस्ताद जैसा भी पढ़ा दे, एंड में बच्चों से पूछना समझ आ गया तो उनका जवाब एक ही होता है, क्या इसे समझ आ गया, बाबा छुट्टी दे दे, मैं घर जाने दे, घर जाके देखेंगे क्या था क्या नहीं, समझ आ गया। तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि सच में समझ आया कि नहीं, उसका तरीकाकार एक ही है, वो क्या है, आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस। तो इसीलिए आपने टेस्ट को स्किप नहीं करना, ठीक है। टेस्ट वीकली देने हैं ताकि मुझे भी पता और आपको भी वैल्यूएशन होती रहेगी, क्या गलती कर रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। हमारा टेस्टिंग सिस्टम जो है ना, वो हमने इस दफ़ा जो है उसको उसमें कुछ वेरिएशन लेके आए हैं। वो मैं आपके साथ जब हमारा पहला टेस्ट ड्यू होगा ना उस वक्त आपको बताऊंगा कि वो क्या है। रिवीजन ऑन संडे, रिवाइज। याद रखें, जब चैप्टर 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मतलब चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं, जब चैप्टर 2 आपको पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं। जब मैं चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ क्या रहे हैं, घर में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। जब मैं चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप घर में सिर्फ चैप्टर 2 नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 1 भी पढ़ेंगे। रिवीजन जरूरी है। आपको जो चीजें चल रही होती हैं ना उस वक्त तो फौरी तौर पे समझ आ जाती हैं, लेकिन जब हफ्ता 10 दिन के बाद आप उस कंसेप्ट को ना पढ़े तो वो कंसेप्ट काफी हद तक आपको भूल चुका होता है। तो ऐसा नहीं करना आपने कि एक दफा आपने चैप्टर 1 को याद कर लिया तो एज्यूम कर लेंगे कि अब ये ता क़यामत मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा। चीजें भूलना शुरू हो जाती। 24 घंटे के बाद आप अभी एक चीज याद कर लें, 24 घंटे के बाद वो चीज भूलना शुरू हो जाएगी। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना ही वो भूलती जाएगी। वो एक बनाते हैं कर्व होता है, उसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व, कि हम जो कंसेप्ट रिटेन करते हैं वो कितना अर्से तक रहता है। तो बताते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो चीजें हमारे जहन से निकलना शुरू हो जाती हैं। वो कुछ इस तरीके से फॉरगेटिंग कर्व बनता है। इंसान है ना, नेचुरल है, हमारी मेमोरी परफेक्ट तो नहीं है। क्या हम में से किसी की मेमोरी परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। वो कहते हैं आपने कंसेप्ट 100% याद किया, यहाँ पे ये टाइम है, क्या होता है यहाँ पे 100% थे, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप उसको भूलते जाएंगे। फिर यहाँ पे आके ना कुछ अरसे के बाद, कोर्सा क्या है 2, 3, 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आपने इसको दोबारा रिवाइज करना है। दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फिर इसके भूलने की जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। अब ये ऐसे फ्लैट नहीं गिरेगा, अब ये ऐसे गिरेगा, थोड़ा सा ऐसे भूले। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद क्या करना है, फिर ये भूलेगा, फिर ये, लेकिन स्पीड कम होती जाएगी। ये 4-5 दफा जब आप रिवीजन कर लेंगे ना फिर ये लगभग आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर हफ्ते आपने रिवीजन करनी है। इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर, भूलना। और ये इसी तरह होता है, हम चीजें भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका हल क्या है, जब ये टाइम आ जाए ना तो आपने क्या करना है, रिवीजन करके इसको वापस 100 पे लेके जाना है। फिर जब ये टाइम आए, ये ऊपर कैसे आएगा, रिवीजन करने से। ठीक है, तो कोशिश करें हर तीसरे चौथे दिन कोई 1-1.5 घंटा निकाल के ना प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करते रहें। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करते रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो जो भूल रहे हैं आप, वो आपका दोबारा मेमोराइज होता रहेगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट रिवाइज ऑन संडे। हाँ, संडे का दिन तो आपको पूरा ही डिफरेंट, और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं करनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट की भी रिवीजन करें। संडे को चाहे कम ला की रिवीजन ना करें, नहीं दिल करा ना करें, दूसरे सब्जेक्ट की कर ले, लेकिन हर सब्जेक्ट की रिवीजन जरूरी होती है, पीरियोडिक रिवीजन। फिर इसके बाद क्या जी, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए और कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे आप इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पहला, रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये बात होगी। बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव हो के आपने बातें सुननी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, देखिए हम इंसान है ना, हमारी एक सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, सबके साथ ऐसा ही है, ये मेरे साथ भी ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा है, मैं जब स्टूडेंट था तब भी ऐसा था। जब आपकी एज में जो होते हैं ना, आपकी एज में, इसमें जो लोग हैं ना वो ज़्यादा टेंस होते हैं, आपकी एज में टेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि आप नौजवान होते हैं। एक तो ये कि चीज़ों को ज़्यादा फील भी करते हैं, और दूसरा ये कि आपको ये भी नहीं पता होता चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, और आप लोगों को गलत डायरेक्शन पे लगाना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने भी ज़िंदगी में चीज़ें को तजर्बा नहीं किया होता। जब हमारी एज तक पहुँचते हैं तो पता चलता है, एक तो वैसे खून ठंडा हो जाता है, पता होता है मसले मसाइल तो रहनी है, कोई भी काम शुरू कर ले दुनिया में मसले मसाइल तो रहना ही है, तो एक वो इतने ज़्यादा सवेयर नहीं रहते, और दूसरा उनको हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होता है कि इन मसाइल को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी देखे पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज होते हैं, क्लास में बैठ के आपने कोशिश करनी है कि पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ करें। ठीक है, क्योंकि जो भी मसला हो ना, उसको जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। कोई भी मसला होता है ना हमारे ज्यादातर जिंदगी में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जिन लोगों से सुना है वो जाहिर है कोई ना कोई अच्छी बातें मैंने सिलेक्ट की होंगी कि किन किन लोगों से क्या क्या बात सुननी है। कुछ इंटरनेशनल लोग होते हैं जो ये बताते हैं चीज़ें, तो वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम बड़ी होकर आपके सामने आएगी। और बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं, और चूंकि आपकी एज में थिंकिंग के लिए टाइम ही टाइम होता है, तो ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करनी है ओवर थिंकिंग ना करें मसाइल के बारे में, और ख़ास तौर पर जब क्लास में मौजूद हों, फोकस पूरे का पूरा लेक्चर की तरफ होना चाहिए। आगे चले क्वालिफाई करेंगे ना तो बहुत से मसाइल जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। फिर इसके बाद आस्क क्वेश्चन लॉन्ग विद टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक गुजरेगा आपको दरमियान में रुक के मैं चेक पॉइंट क्रिएट किए होते हैं हमने, कि भाई इस यहाँ तक पढ़ाने के बाद चेक पॉइंट लगाना है, बच्चे से पूछना है कोई सवाल है कि नहीं। इस वक्त आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपने ज़रूर पूछना है, हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, पूछने से ही इंसान सीखता है, या पूछने से सीखता है या गलती करने से सीखता है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर गलती करके सीखेंगे। गलती कहाँ करेंगे? असाइनमेंट में, तो फिर टेस्ट में गलती करेंगे। और अगर असाइनमेंट या टेस्ट भी नहीं करेंगे फिर कहाँ से सीखेंगे? फिर आई क्या में जाके सीखेंगे। ठीक है, तो जो जितनी बड़ी गलती होती है उसकी सीख भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। हॉस्टल, सेलेक्ट हॉस्टल एंड मेट्स केयरफुली, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं। हॉस्टल जाहिर है बहुत से फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें एक बड़ा फैक्टर डेफिनेटली कॉस्ट होता है, लेकिन देखिए आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं ना, आप जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, अपने घर से उठ के आए हैं, जो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे घर है ना लाहौर में या जिस जगह पे भी आप पढ़ते हैं, उनका घर, वो अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का सीए आधा आसान हो जाता है। या यूँ कह लीजिए कि जो बच्चे हॉस्टल में आके पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे बच्चों का सीए डबल डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे बच्चे की निस्बत। ठीक है, क्योंकि इस लाइफ के अपने मसले मसाइल हैं। घर एक बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, वो अलग बात है घर में हमें मसले मसाइल नज़र आते हैं, कभी छोटे भाई का मसला, कभी बड़ी बहन का मसला है, कभी वालदा डांटा, थोड़ी थोड़ी देर बाद बेल होती है, कभी दूध वाला आ गया है, कभी सफाई वाला। लेकिन उसके बावजूद तो कोशिश करें, अगर तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि घर में बैठ के पढ़ाई करें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको आना ही पड़ा तो हॉस्टल अच्छा सेलेक्ट करें, ख़ासतौर पे जो रूममेट्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप वैसे ही हो जाएंगे। आपने वो सुना होगा, वो कहावत पुरानी है, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। तो अल्टीमेटली जिन लोगों के दरमियान में आप रहते हैं ना, आप चाहे जैसे मर्जी हैं, अल्टीमेटली वो वैसे ही होने का चांस ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो कोशिश करें कि पढ़ने वाले लोगों में बैठें, जहाँ पे आपको लगे कि ये घूमने फिरने वाला बंदा है, ये ठीक नहीं है, ये सीए करने के लिए नहीं आया, इसका फोकस चेंज हो गया है, तो चेंज कर दीजिए। सेल फोन की बात हो गई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे बड़ी, मोबाइल के ऊपर लेक्चर ना लीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए। फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, नुकसानदेह चीज़ है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मेरी तरफ से 24 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करें, मेरे को क्या है, कोई टेंशन नहीं, मेरा ना फ़ायदा ना मुझे नुकसान है। लेकिन फिर भी एडवाइस दे रहा हूँ, मोबाइल से जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर है। या आप यूँ कीजिए, नेट पे जाके कभी सर्च कीजिएगा कि जो लोग हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया जैसे जैसे मोबाइल है, ये खुद मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करते हैं और ये अपने घर वालों को कितना इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, ये ओपनली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आपने ऑनलाइन, और फिर और भी प्रॉब्लम होती है, और मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन होती है वो छोटी सी होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन बड़ी होती है। जब स्क्रीन बड़ी होती है ना, तो हमारा माइंड ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा होता है, व्यू में आ रही होती है ना हमारे, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा जगह घेरेगी, वो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा होता है। मोबाइल छोटी सी स्क्रीन होती है, एक तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, और दूसरा बाज़ का इन्फॉर्मेशन भी जो लिखी होती है ना, ज़ाहिर अगर आप यही सारा मैटर आप एक मोबाइल के ऊपर देखेंगे, उसका साइज़, फ़ॉन्ट्स का साइज़ कम होगा, शायद पढ़ा जाए लेकिन फिर भी कम होगा, और अगर लैपटॉप के ऊपर देखेंगे उसका ज़्यादा होगा। और फिर लैपटॉप जो है ना, वो हाई टेक डिवाइस है मोबाइल की निस्बत। लैपटॉप में बहुत सी ऐसी ऑप्शंस होती हैं ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, अच्छी ऑप्शन है जो कि मोबाइल में नहीं होती। तो एडवाइस क्या है लैपटॉप या ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे ना पढ़िए, देखिए लेक्चर, लैपटॉप कंप्यूटर पे लीजिए, स्पीड रेगुलर रखिए। स्पीड बढ़ाएंगे ना, याद रखिए, स्पीड और अंडरस्टैंडेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर वो कंसेप्ट समझ नहीं आते, टीचर ने कोई बात बताई भी होती है, वो आप शायद लेक्चर के 20 मिनट बचा लेंगे, लेकिन फिर क्वेरीज पूछने में आपके हो सकता है 30 मिनट लग जाए। तो स्पीड रेगुलर रखें, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज नहीं करना, रोज का लेक्चर रोज लीजिए, ऐसा नहीं है कि आज अभी दिल नहीं कर रहा, शाम को पढ़ूंगा, शाम को थक गया हूँ, कल सुबह पढ़ूंगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह फिजिकल का बच्चा पंक्चुअल होता है, डेली लेक्चर लेता है, उसी तरह ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी डेली लेक्चर लेना चाहिए। और सेल तो जाहिर है जितना फिजिकल के स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह उतना ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह है। यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल है, ऑफिशियल लेक्चर्स, ये ऑनलाइन वालों के लिए खासतौर पे ऑफिशियल लेक्चर्स क्यों लिए जाए? पहली चीज़ ये इस वजह से, क्योंकि इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए मेरे जहन में ये आता है जैसे मैं शायद किसी कमर्शियल रीजनिंग की वजह से आपको इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इसलिए इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मेरी ज़ाती हैसियत में, मैं कॉलेज के इस वक्त ये वाली बात जो मैं करने जा रहा हूँ कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से नहीं कर रहा, पूरे कॉलेज की प्रैक्टिस क्या है उसकी बात नहीं कर रहा, अपनी ज़ाती, कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में मेरे लेक्चर जहाँ जहाँ पे अगर अवेलेबल हैं, कोई स्टूडेंट देखना चाहता है, ज़ाती हैसियत में, ये ना कीजिए कि मैं सारे टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अपने लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं बात कर रहा, ठीक है। और इवन कॉलेज के लेवल की भी पॉलिसी नहीं बता रहा, सिर्फ अपनी बता रहा हूँ। मेरी तरफ से इजाज़त है, जो जो जहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई अल्फाज जो मेरे मुंह से अदा हुए हैं उनसे किसी स्टूडेंट को सुन के फ़ायदा हो सकता है, ज़रूर लीजिए, ठीक है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं, वो अमूमी तौर पे होते हैं आउटडेटेड और उनमें बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो मैं आपको फ़र्क बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी वजह से कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे बाज़ औक़ात रिज़ल्ट आता है तो रिपीट करना पड़ता है कुछ स्टूडेंट्स को, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आजकल के हमारे हालात जिस तरह के, तो वो अगर उसको रिवाइज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहली चीज़, ऐसे स्टूडेंट को जो किसी भी जगह यूट्यूब से लेक्चर ले रहा है, उसको चाहिए
कि किसी ना किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ इन टच रहे जो कि करंट टीचर से लेक्चर ले रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी चेंजेस वगैरह आती हैं तो वो स्टूडेंट से पूछ लेगा। वो चेंजेस जैसे स्टार्ट में मैंने बताया, जो चीज़ चेंज होती है ना उसके टेस्ट होने का चांस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और जाहिर है वो जो पुराने अपलोड लेक्चर रिकॉर्ड हो गए उनमें तो वो चेंजेस नहीं ना आ रही होगी, तो बाद में हुई है। तो उसको ज़हन में रखना है कि इंटर से जो चेंजेस हुई हैं वो उनसे पूछता रहे। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट पेपर का ट्रेंड है, लेटेस्ट पेपर को खास तौर पे तवज्जो दे, क्योंकि वो जो पुराने लेक्चर्स होंगे उनमें लेटेस्ट पेपर की डिस्कशन तो नहीं होगी ना उसके बाद जो आए हैं। और लेटेस्ट पेपर जो होते हैं ना वो आई कैप का रिसेंट ट्रेंड शो कर रहे होते हैं, तो उसको खास तौर पे सामने रख के देखे कि अब किस नोयत के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस स्टाइल में प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे बच्चे को। और फिर इसके अलावा अगर आउटडेटेड लेक्चर का ये रिस्क है, आउटडेटेड लेक्चर का रिस्क है, इसका इलाज क्या है? किसी करंट स्टूडेंट के साथ पूछे रिवीजन वगैरह तो नहीं हुई। और दूसरा, हमारे कुछ प्रीमियम रिसोर्सेज होते हैं, वो जाहिर है हम करंट स्टूडेंट के साथ ही, जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है, जैसे आपका एलएमएस बनेगा, फिजिकल स्टूडेंट्स का भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो बनता ही है, आपका एक अकाउंट बनेगा, उसमें वीडियो लेक्चर्स तो नहीं होंगे लेकिन दूसरे सारे रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे नोट्स। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपके साथ पूरे लेक्चर्स की डेली समरी हम कोशिश करेंगे शेयर किया करें, वो गोल्डन स्टेटमेंट के नाम से, ताकि आपको रात को दोबारा पूरा लेक्चर एक दफ़ा रिकैप हो जाए। और इस तरह की और भी चीज़ें, वो वक्तन फ़क्तन जैसे लेक्चर चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनको। फिर इसके अलावा टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, यानी अगर किसी जगह पे फंस गए, कोई सवाल है उसका जवाब नहीं समझ आ रहा, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? उस स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा जिसके साथ वो कनेक्टेड हैं। और बहरहाल स्टूडेंट का जवाब ही होता है। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्लास में 2-3 दफ़ा एक बात कहें ना, उसके बाद बच्चे से जवाब पूछें उसका, तो वो भी वेरी कर जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो उनके लिए ख़ास तौर पे मेरी एडवाइस है कि किसी ना किसी टेस्टिंग सेशन को ज्वाइन कर ले, किसी भी कॉलेज के करें, कहीं से भी करें टेस्टिंग सेशन, क्योंकि पहली अटेम्प्ट जो होती है ना अमूमी तौर पे, वो बच्चे टेस्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो दूसरी अटेम्प्ट में तो ख़ास तौर पे हर टेस्ट और उनका अपनी, क्योंकि वीकनेस है ना, वो आइडेंटिफाई करनी है, उनको इम्प्रूव करना है। तो जब तक याद रखिए आप टेस्ट नहीं देंगे ना, आप यूँ समझ लीजिए अंधेरे में तीर चला रहे हैं। टेस्ट के बगैर किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर, आपको कुछ पता नहीं है तीर निशाने पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो तो तब पता चलेगा जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट देंगे, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन उसको इवैल्यूएट करेगा, आपकी गलतियां निकालेगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे करने था। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो जाहिर टेस्टिंग सिस्टम होता है, हर कॉलेज में होता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ये जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे स्टूडेंट है, तो वो जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं ना, इनको कोई टेस्टिंग सिस्टम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए या खुद एक्सटेंसिव रिटन प्रैक्टिस करें। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, हाँ, जो अमूमी तौर पे होती है, इनको सामने रखते हुए, इनको टैकल करते हुए इन लेक्चर को यूज़ करना चाहें, अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे वाले लेक्चर्स को मेरी तरफ से इजाज़त है, कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्विसेज यू विल गेट, यानी क्या क्या सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक, आपका सारा 100% सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं जिम्मेदारियां मैं क्या ले रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी पूरी करूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कोई कमी बेशी हो जाए तो एंड पे जाके आपने मुझे माफ़ कर देना है। ठीक है, क्या मैं थोड़े दिन हिसाब किताब नहीं लेना। पहले मेरी टारगेट क्या होगा? पहला, आपके सिलेबस में 100% कंसेप्ट कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, और दूसरा, एक कवरेज होगी स्मूथ और टाइमली। टाइमली का मतलब ये है कि एग्जाम से 1 महीना पहले, यानी हमारी जो डेट है वो 25 जुलाई टारगेट है, 25 जुलाई तक हो जाएगा ये, और इसका बल्कि कम होता है सिलेबस, शायद 2-3 दिन पहले ही हो जाए। तो लेकिन हम फ्री नहीं करेंगे आपको, हम कुछ ना कुछ टेस्ट, रिवीजन क्लासेस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चलाएंगे, आपको फ्री हम करेंगे लगभग कोई 30 जुलाई के करीब ही। ठीक, अच्छा, और टाइमली सिलेबस 30, और अगस्त का एक पूरा महीना आपके पास रिवीजन के लिए होगा, जो कि सफिशिएंट है। स्मूथ का मतलब क्या? स्मूथ का मतलब ये है कि हमारा बर्डन, मैं कोशिश करूंगा सेम हो, यानी लेक्चर की ड्यूरेशन, हमारी लेक्चर की ड्यूरेशन बताई गई आपको, तकरीबन 1.25 घंटा बताई गई है, 5-7 मिनट नॉर्मल लॉस होता है।
इसको निकाल दीजिए, लगभग 1 घंटा 7-8 मिनट का डेली लेक्चर, और रूटीन में ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में कोई 35-40 मिनट का लेक्चर हो गया और एंड में 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो गया, ऐसा नहीं। आप फील करेंगे मेरा टारगेट यही होगा कि पहले दिन आपको जितना बर्डन मिला है लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, लास्ट लेक्चर फर्स्ट कीजिए लेक्चर नंबर 90, उसमें भी उतना ही बर्डन हो, डिफिकल्टी लेवल भी हो उतना ही और कंटेंट भी उतना ही हो। क्योंकि होता ये है, जो होता है बाज़ औक़ात होता ये है कि शुरू में ज़रा थोड़ा हाथ हल्का रखा जाता है और एंड में जाके वो भागम भाग हम लोग करते हैं, हम टीचर्स बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि एंड पे बर्डन कम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एंड में बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, आपके ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि किसी की कंप्लीशन किसी स्टेज पे है, किसी की कंप्लीशन किसी और स्टेज पे है, तो बर्डन ज़्यादा। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि अगर एंड पे कम नहीं ना हो सकता तो ज़्यादा भी ना हो, सेम रहे। ठीक, फिर हम चूंकि हमारा जो ज़्यादा अहम है हमारे लिए हमारे सिलेबस में वो केस स्टडीज है, लगभग 50% के करीब पेपर जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा। और अब आई कैप केस स्टडी का आप रिसेंट ट्रेंड देखना, पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में केस स्टडी स्टाइल की टेस्टिंग आई कैप ज्यादा कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा मूव कर रहा है। तो हम भी केस स्टडी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड केसेस और एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कस करेंगे। जो रियल वर्ल्ड केसेस का फायदा ये होता है, स्टोरी स्टाइल में होते हैं ना, तो स्टोरी वैसे ही इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, ये चाहे हम समझ लीजिए कि 5 साल का बच्चा हो, चाहे कोई 60 साल का हो, स्टोरी स्टाइल में आप किसी को कोई भी चीज़ बताएंगे ना, इंगेजिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अपने कंसेप्ट्स को पढ़ाते हुए हम कुछ रियल वर्ल्ड केसेस जरूर डिस्कस करते रहें। पास्ट पेपर की प्रैक्टिस हम हर कंसेप्ट के साथ करेंगे, हर रोज पास्ट पेपर की प्रैक्टिस हो रही होगी लगभग, शायद कोई 2-3 दिन ऐसे हों पूरे सेशन में जब हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। वो बात कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं वो बड़े लेंथी होते हैं, वो 2 दिन ले जाते हैं, वरना हम डेली बेसिस के ऊपर जो पढ़ रहे होंगे उसके पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे, ताकि आपको वैल्यूएशन होती रहे कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो आई कैप के स्टैंडर्ड का है या नहीं है। नेक्स्ट पे ये कुछ दूसरे रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज मैं अभी आपके साथ आज के लेक्चर में शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये हर रिसोर्स ना इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आज की क्लास में इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जैसे जैसे अब इनको अपनी स्टडीज में ऐड करता जाऊंगा ना रिसोर्सेज को, आपको मैं वो इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा। एक रिसोर्स तो आज ही से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उससे हम बोलते हैं गोल्डन स्टेटमेंट्स। गोल्डन स्टेटमेंट्स का आइडिया क्या है कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आज एक मैसेज आएगा, ठीक है, आपके नंबर के ऊपर, आपने उसको सेव कर लेना है। उसमें होगा क्या, उसमें आज के लेक्चर में जितनी भी बातें हमने की है उनमें जो सबसे अहम बातें होंगी, सबसे अहम बातें, वो मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज की शक्ल में शाम को शेयर करूंगा। आप आराम से तसल्ली से सोने लगे हैं रात को, उससे पहले एक दफ़ा मैसेज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके लेक्चर की इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी मैसेज नहीं होगा, सिर्फ अहम चीज़ें उनमें आज की क्लास में जो होंगी वो आपके साथ शेयर करूँ। ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है जिन्होंने छुट्टी की होगी, उनको पता चल जाएगा कि आज सर ने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। सारी बातें समझ ना भी आए, लेकिन 30-40% भी समझ आ गई तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी, कम से कम अगली क्लास में वो बैठने के काबिल हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि लिंक क्या बना हुआ, जो लिंक नहीं टूटेगा। क्लास नंबर 1 अटेंड की, 2 अटेंड नहीं की, 3 की, तो उनको पता चल गया 2 में हुआ क्या था। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल हमारे 2 होंगे, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, आप कोई सी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वो आपकी अपने डिस्क्रिप्शन पे है। एक है आई कैप की बुक, कैप 7 की, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक है टीचर की बुक, कैप 7 की, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई कैप की बुक आई कैप की वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। जो टीचर की बुक होगी वो आपको ईद के बाद मिलेगी, ईद के बाद सेकेंड वीक के स्टार्ट में, ईद के बाद सेकेंड वीक के स्टार्ट में। ठीक है, आपको जो नया एडिशन है बुक का वो मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कंसेप्ट दोनों में सेम है, सिर्फ ड्राफ्टिंग का फ़र्क है। जो आई कैप की बुक है उसकी इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कम से कम जो कुछ स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं उनके फीडबैक की तरफ बात कर रहा हूँ बेस पे। हमारी बुक में हमने कोशिश की है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, लेकिन एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल होता है वो। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर हमारे अल्फाज डिफरेंट होंगे, आई कैप की बुक वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें,
तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल, वो इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। और ये बात आई कैप की वेबसाइट पे भी उसने FAQs, एक डॉक्यूमेंट है आई कैप का एजुकेशन स्कीम के हवाले से FAQs, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे FAQs प्लस एजुकेशन स्कीम आई कैप, तो आपको एक PDF का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन है, उसका नंबर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें उसने यही बात लिखी हुई है कि सेम वर्ड प्रोड्यूस करना जो आई कैप वो लाजमी नहीं होता, कंसेप्ट वही होना चाहिए लेकिन डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों में से जिस ऑप्शन को चाहें आप सेलेक्ट कर लें। मेरा मशवरा है, फैसला आपका है, मशवरा है कि आप टीचर वाला रिसोर्स यूज कर लें। ठीक है, लेकिन बहरहाल कोई भी रिसोर्स यूज करेंगे ना, आपका लेक्चर इस तरीके से प्लान किया गया है, आपको बता दिया जाएगा कि आज जो हमने लेक्चर में पढ़ा है वो आई कैप की बुक में भी साथ साथ हम बताएंगे कि वो किस किस जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, लेक्चर प्लान कैसे होगा ये भी अगेन उसी तरह, ये आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये कमिंग लेक्चर के स्टार्ट में समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जिस तरीके से होगा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि लेक्चर प्लान हमने कैसे किया। होता क्या असल में, जो भी लेक्चर होगा, जैसे नेक्स्ट लेक्चर है, मैं घर से प्लान करके आऊँगा कि आज के लेक्चर में मैंने क्या कुछ पढ़ाना है, वो मैं लिख के आऊँगा। आपको जो होम असाइनमेंट देनी है वो भी लिख के आऊँगा। आपका जो मटेरियल जो पढ़ाना है वो आई कैप की बुक में किस किस जगह पेज पे मौजूद है वो सेक्शन रेफरेंस भी लिख के आऊँगा। स्टार्ट में आपको प्लान दे दिया जाएगा, लेक्चर प्लान, कि आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आपका माइंड फोकस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, अच्छा आज हमने ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जब मैं आऊँगा तो आपको माइंड मैप शेयर किया जाएगा, यानी जो कुछ मैंने आप पढ़ाना है ना वो सारे का सारा बोर्ड के सामने इस तरह छोटे छोटे इंफॉर्मेशन ब्लॉक की शक्ल में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कोई माइंड मैप होता है। इससे होता क्या है, मुझे फ़ायदा टीचर को क्या होता है, मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पता होता है ये मेन हेडिंग है, मैंने इसको डिस्कस करना है, आगे कंसेप्ट तो पता होता ही है, हेल्प हो जाती है मुझे लेक्चर डिलीवर करने में। स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है, पूरा लेक्चर जो होता है ना एक दफ़ा उनके ज़हन में छप जाता है, उनको पता होता है कि अच्छा आज यहाँ से कहानी शुरू करनी है, ये चीज़ें पढ़नी है और ये बात है। बल्कि कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं सर आप जो बोर्ड पे लिखवाते हैं ना पूरा माइंड मैप की शक्ल में, अगर हम सिर्फ वही याद कर लें तो काफ़ी है। क्योंकि वो देखा होता है ना पूरा लेक्चर, आप 1 घंटा आपने इसको मुसलसल अगर देखना है सामने तो जहन में ज़ाहिर है छप ही जाता है वो। फिर थोड़ा सा अगर आप लिख लें, पिक्चर खींच लें, घर जाके लिख लें किसी नोट्स के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, तो रिवीजन करते हुए भी यही काम आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ये भी याद कर लेना तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा। लेकिन याद रखें बुक पढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये सिर्फ मेन पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम में आप मेन पॉइंट्स लिख के पास नहीं होंगे, मैटर यही होगा, समझ रहे हैं, हेडिंग्स यही होंगी, याद करने के लिए ये ठीक है। लेकिन एग्जाम में लिखना है कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर्म में, वो बुक में लिखा हुआ है, तो बुक का पढ़ना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए इस हेडिंग के नीचे ये चीजें लिखी हुई थी। हमने तो हमें साल हो गया पढ़ाते हुए, हमें तो प्रॉब्लम नहीं होती, हेडिंग सामने आती है, पता चल जाता है इसमें ये पॉइंट है, ये मसला है, इसमें ये चीज बच्चे को समझानी है, ये मुश्किल लगती है इसको इस मिसाल के साथ समझाना है। वो पढ़ा के हम टीचर्स ने ना वो चीजें हमें पता चल जाती हैं। आपको फौरी पता नहीं चलेगा कि ये सामने हेडिंग लिखी है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, वो फिर कैसे पता चलेगा आपको, बुक पढ़ लें। तो बुक की रीडिंग, बार बार रीडिंग लाजमी है, लेकिन बुक को वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग या की पॉइंट्स आप याद कर लें वो काफी है। और जो हेडिंग या की पॉइंट्स है वो हम आपके सामने बोर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, तो बाकी वैसे अगर आपका रटा अच्छा है, आप बुक में से डायरेक्ट याद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जैसे हर स्टूडेंट की अपनी अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है ना, याद करने का भी अपना तरीका होता है, तो आप उसको फॉलो करें। उस्ताद ने तो एक वो रूल बताना होता है जो एवरेज स्टूडेंट के लिए बेहतर वो समझता है। बाकी हर स्टूडेंट यूनिक होता है, आपके पास कोई और टेक्निक हो, जो कि होती भी है बाज़ औक़ात बच्चों के साथ, उस्ताद से बेहतर टेक्निक होती है, ठीक है, कि मुझे इस तरीके से समझ आती है, तो ठीक है आप उस तरीके से करें। मैं जैसे अमूमी तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि जो सब्जेक्ट हमारा थ्योरेटिकल वाला है ना, ये मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर इवनिंग में हमारी रूटीन सेट हुई है, बिल्कुल इवनिंग में पढ़े, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर एक अपना तरीकाकार है। ठीक है, तो पहले आपको लेक्चर प्लान दिया जाएगा, फिर आपको सारा लेक्चर माइंड मैप की शक्ल में आपके सामने बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा। फिर उसके बाद मैं कंसेप्ट की डिस्कशन करूंगा, जैसे अब 1 बाय 1 डिस्कशन कर रहा हूँ।
कंसेप्ट्स में मैंने 3-4 जगहों पे ना चेक पॉइंट्स लगाए होंगे, इतना पढ़ा के रुक जाना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई समझ आ रही है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आप उस चेक पॉइंट पे सवाल पूछेंगे, चलते लेक्चर में सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। दरमियान में 3 या 4 चेक पॉइंट मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर में रखूं। वहां पे क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आपके आंसर करके फिर ही आगे जाऊंगा। एंड पे हम कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन करें हर कंसेप्ट की, यानी पूरा लेक्चर जो मैंने पढ़ा लिया ना, आखिरी 2-3 मिनट में उसकी क्विक रिवीजन हो जाए। इससे क्या होगा, पहली रिवीजन आपकी क्लास में ही बैठे बैठे हो जाएगी उस लेक्चर की, दूसरी रिवीजन आप जब घर जाके पढ़ेंगे तब हो जाएगी, तीसरी रिवीजन जब आप रात को बैठे होंगे आपको एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप मैसेज, गोल्डन स्टेटमेंट्स, वो पढ़ेंगे तब रिवीजन हो जाएगी। चौथी रिवीजन फिर आपने जब 3-4-5 दिन के बाद पीरियोडिक रिवीजन का रूटीन बनाया होगा हर हफ्ते, तब हो जाएगी। छठी रिवीजन आपकी हो जाएगी जब आपका टेस्ट होगा। शाबाश, बातें सारी बताएं आपको, अमल करना ना करना अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से बार बार रिवीजन होगी ना, फिर ही चीजें में बैठती हैं, ठीक है। और पास पेपर की डिस्कशन तो मैंने करी दी, क्लियर थी, कुछ आपको पता चला। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट के हवाले से, कोई नहीं। चलिए अच्छा, ये ओरिएंटेशन का माइंड मैप आपको मिले, बट ठीक है, ये माइंड मैप आपको अब हम हर चैप्टर का देंगे, ये कि जिसमें पूरे चैप्टर की समरी इस पेज के ऊपर होगी, इसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। कभी 1 पेज का होगा, बड़ा चैप्टर हो ना तो 3 पेजेस का भी हो सकता है, नॉर्मली 1 पेज का होता है, कुछ का 2 पेजेस का चैप्टर है, 2 चैप्टर बड़े होते हैं उनका 3 पेजेस पे। इसको आपने संभाल के रखना है, जो आपने पीरियोडिक रिवीजन करनी है ना, या जब टेस्ट डे होगा तब रिवीजन करनी है, वो आपने इससे करनी है। इससे बुक से रिवीजन भी हो सकती है, लेकिन बुक से रिवीजन करेंगे वो ज्यादा टाइम खाएगी, वो बुक से रिवाइज करेंगे ना आप, तो आपको होता है एक एक कंसेप्ट को पढ़ना, उसको उस पर तकरीबन आपका 1.5 से 2 घंटे एक चैप्टर पे लग जाएंगे। इससे रिवीजन करेंगे ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट में लगभग, बड़ा चैप्टर हो 15 मिनट में लगभग इसकी रिवीजन, मतलब 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप अगर खुद से कोई चेंज करना चाहे, ऊपर कोई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये हम हर डेली नहीं देंगे, हम ये माइंड मैप डेली नहीं, कब होगा, हर चैप्टर के बाद, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। डेली जो आपका माइंड मैप है वो आपको ये सामने इस शक्ल में मिलेगा। अगर आपने इसको अपने पास सेव करना है तो आप डेली बेसिस के ऊपर क्लिक कर लिया कीजिए, पिक्चर ले ले, इमेज इसका ले लीजिए, तो वो आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे सेव हो जाए। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम फिर। अल्लाह हाफिज़।